19। शायद युद्ध में आए अवरोध के कारण सोनी कार्लोन ने वो खूनी तरीका इस्तेमाल किया था जो स्वयं उसकी मौत का कारण बना था। शायद उसका क्रोधोपन अपने स्मोच पर पहुंच गया था। गर्थियों में उसने हाकुओं के भूचों पर धोखे से आक्रमण करवाए। दाराग्लिया परिवार के बिचौलियों को हार्लेम के क्षेत्र में गोलियों से मार डाला गया। हॉक पर काम करने वाले उनके मुखियों द्वारा कालियाम मचाया गया। यूनियन के लोगों को, जो कि पॉच परिवारों के हिमायती थे, चेतावनी दी गई कि वे किसी का पक्ष न लें, और जब कार्लोव परिवार के आसूसों को डॉक पर कदम रखने को अभी भी मना कर रखा था, सोनी ने क्लेमेंजा और उसके गुलामों को लॉग शोर पर तबाही मचाने के लिए भेज दिया। वो कत्लेआम बेभानी था क्योंकि मुद्द के निर्णय पर उसका कोई प्रभाव नहीं होने वाला था। सोनी अपनी मनपसंद मुठभेड़ों में सफलता प्राप्त कर सकता था, लेकिन उस समय डॉन कार्लोव की भूत कूटनीति की आवश्यकता हो सकती थी। वैसी मुठभेड़ से तो बिना वजह जाने जा रही थी और दोनों पक्षों को काफी नुकसान हो रहा था। कार्लोन परिवार को भी तो अनेक जुए के अड्डे बंद करने पड़े थे। उनमें से एक अट्ठा वह भी था जो उनके दामाद कॉलो रीजी की जीवनयापन का साधन था। कॉलो पीने की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगा, छोकरियों के पीछे ज्यादा भागने लगा और पत्नी कोनी के साथ और ज्यादा दुर्व्यवहार करने लगा। सोनी से मार खाने के बाद से अपनी पत्नी पर उठाने का तो साहस नहीं हुआ था, लेकिन अब वो उसके साथ सहवास भी नहीं करता था। कोनी ने उसके कदमों में गिरकर उससे माफी मांगी थी, लेकिन उसे तो कोनी को ठुकराने से ही अधिक खुशी मिलती थी। वो बड़े व्यंग्यपूर्ण ढंग से उससे कहता था, अपने भाई को बुला ले और उसे बता दे कि मैं तेरे साथ सोता नहीं है। शायद उसकी मार खाकर मेरे पौवों के बीच में तेरे लिए उत्तेजना भर जाए। लेकिन वास्तव में वह सोनी से बहुत आतंकित था और जानता था कि सोनी उसका बिना कोई लिहाज किए चुटकियों में उसकी जान ले सकता था। वो ये नहीं समझता था कि सोनी अधिक क्रोधी होने के कारण ऐसा व्यवहार कर रहा था। वास्तव में ये बहुत अछामी था। वैसे उसे सोनी से ईर्ष्या होने लगी थी कि उस जैसा खतरनाक वह क्यों नहीं बनकर दिखा देता। महामंत्री टॉम हेगन तो सोनी की कार्यप्रणाली से सहमत नहीं था, लेकिन वह डॉन से उसकी शिकायत इसलिए नहीं करता था क्योंकि अभी तक कुछ सौभा तक सोनी की कार्यप्रणाली सफल हो रही थी। पॉचों परिवार सोनी के आक्रमण से शांत हो रहे थे और अब तो धीरे धीरे उनकी ओर से प्रत्युत्तर में आक्रमण होने बंद ही होते जा रहे थे। हेगन ने पहले शत्रुओं के शांत होने को टॉम की निगाह से देखा था, लेकिन सोनी खुश था। मैं ऐसी मार मारूंगा सालों को एक दिन वे घुटनों के बल चलते हुए संधि का निवेदन करने हमारे पास आएंगे। सोनी दूसरी बातों से चिंतित था। उसकी पत्नी को लूसी मैनेसोनी से उसको मोहब्बत की सूचना मिल चुकी थी और वह बहुत परेशान हो रही थी। सोनी लूसी की कारण से उसके साथ बेडरूम में सोने के लिए समय नहीं मिल पाता था, इसलिए वह उसको हर समय परेशान किए रहती थी। सोनी की जान को जो खतरा था उससे वह बेखबर नहीं था। वह जानता था कि दुश्मन उसकी लूसी से मुलाकातों से बेखबर नहीं था, इसलिए उसके लिए बहुत सतर्क रहना आवश्यक था। इसी वजह से उसने लूसी के फ्लैट की दिन रात चौकसी का प्रबंध किया हुआ था। उस बिल्डिंग में जब भी कोई फ्लैट खाली होता था तो सोनी का कोई विश्वसनीय ही उसे किराए पर ले लेता था। डॉन की हालत ठीक हो रही थी और बहुत जल्दी वह सारा प्रशासन अपने हाथ ले लेने लेके योग्य होने वाला था, लेकिन ऐसा होने तक सोनी पर बहुत जिम्मेदारी थी। उसने अपने को अपने पिता के बराबर योग्य बेटा बनकर दिखाना था और कार्लोन प्रशासन, जो कि जरूरी नहीं था कि उसे विरासत में मिला हो, का अधिकारी बनकर दिखाना था। लेकिन शत्रु भी अपने षड्यंत्र तैयार कर रहा था। उन्होंने भी स्थिति का विश्लेषण किया था और वे इस फैसले पर पहुंचे थे कि एक भारी पराजय से बचने का यही एक तरीका था कि सोनी कार्लोन की हत्या कर दी जाए। वे जानते थे कि गॉड फादर न्यायोचित बात करने वाला मीठा, लेकिन हर क्षण खून के प्यासे सोनी से उन्हें घृणा थी। लेकिन जितनी भयंकर तबाही सोनी मचा सकता था, उससे तो हर किसी का भयंकर नुकसान हो सकता था। एक दिन कोनी के पास एक टेलीफोन आया। एक लड़की की आवाज तो वह कॉलो को पूछ रही थी, तुम कौन हो? कोनी ने पूछा। लड़की हंसी और बोली, मैं कॉलो की फ्रेंड हूँ। मैं उसे यह सूचना देना चाहती थी कि आज रात मैं उससे नहीं मिल सकती थी। मुझे अचानक शहर से बाहर जाना पड़ रहा है। ठहर जा कमीनी कुतिया, कोनी कार्लोन गुस्से से बोली, साली वेश्या। लेकिन तभी फोन बंद हो गया।
उस दिन कोलो रेस खेलने गया हुआ था। शाम को जब वह लौटा तो वह नशे में धुत था और उस रेस कोर्स में हारी भारी रकम के लिए परेशान हो रहा था। उसके घर आते ही कोनी उस पर बरसने लगी और उसे बुरा भला कहने लगी। उसकी परवाह किए बिना वह नहाने के लिए बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद वह तौलिए से अपनी शरीर को पोंछता हुआ बाहर निकला। फिर बाहर जाने की तैयारी करने लगा। आज तुम कहीं नहीं जाओगे? कोनी कर्कश स्वर में बोली। तुम्हारी सहेली का फोन आया था कि वह आज रात तुमसे नहीं मिल सकती। साले हरामजादे, तूने वेश्याओं को मेरा टेलीफोन नंबर दिया हुआ है। मैं तुझे जान से मार डालूंगी, हरामी के बच्चे। और वह उस पर झपट पड़ी। उसने हाथों से कसकर पकड़ लिया। तुम पागल हो गई हो, वह धीमे स्वर में बोला। लेकिन कोनी ने देखा कि वह बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। शायद उसे आशा नहीं थी कि वह लड़की उसे घर पर फोन कर देगी। अरे वह लड़की मजाक कर रही थी, वह बोला। कोनी ने उसकी बांह के नीचे से हाथ आगे करके उसका मुंह नोच लिया। बड़े अप्रत्याशित ढंग से कोलो ने उसे परे धकेल दिया। वह उसके गर्भवती होने के कारण वैसी सावधानी बरत रहा था, इससे कोनी का साहस अधिक हो गया। वह उत्तेजित हो उठी थी। उसके डॉक्टर ने उसे कहा हुआ था कि आखिरी 2 महीनों में उसने कुछ नहीं करना था और चंद दिनों में आखिरी 2 महीने आ जाने वाले थे। लेकिन उस समय वह कोलो को यूं छोड़ भी नहीं देना चाहता थी। वह उसके पीछे पीछे बेडरूम में पहुंची। वह इस बात से बहुत खुश हुई कि कोलो बहुत चिंतित दिखाई दे रहा था। आज तुम घर से बाहर कदम रखकर दिखाओ, उसने कहा। अच्छा अच्छा, वह बोला। उस समय उसने केवल अंडरवियर ही पहना था। घर में ऐसे ही घूमना पसंद करता था। उसे अपने गठीले शरीर पर अपनी त्वचा का सुनहरा रंग बहुत अच्छा लगता था। कोनी ने भूखी निगाहों से उसकी तरफ देखा। वह जबरन हंसा। कम से कम खाने को तो कुछ दोगी या वह भी नहीं। इस बात से वह शांत हो गया। वह बहुत स्वादिष्ट खाना बनाती थी। उसने तुरंत खाना बनाना शुरू किया। इस बीच कोलो हाथ में विस्की का गिलास लिए बिस्तर पर लेटा रहा और रेस के फॉर्मों का मुआवना करता रहा। कोनी बेडरूम में आई। वह दरवाजे पर ही यूं ठिठक गई जैसे बुलाए बिना। बिस्तर के पास न आना चाहती हो? खाना तैयार है, उसने कहा। मुझे अभी भूख नहीं है, उसने उत्तर दिया। मैंने खाना लगा दिया है, अपने मुंह में ठूंस ले, वह बोला और बोतल से गिलास में और विस्की डालने लगा। उसने कोनी की तरफ से नजर हटा ली। कोनी किचन में गई। वहां उसने खाने की प्लेटें उठाकर सिंक में फेंकनी आरंभ कर दी। प्लेटें टूटने की आवाज सुनकर कोलो बेडरूम से निकला। उसने किचन की दीवारों पर खाने का लेप सा हुआ देखा तो वह क्रोध से उबल पड़ा। साली गंदी कुतिया, वह बहुत क्रोधित स्वर में बोला। फौरन दीवारें साफ कर दे, नहीं तो मार मार कर भुर्ता बना दूंगा। मेरी जूती करती है, कोनी बोली। उसने अपने दोनों हाथों के पंजे यूं कोलो की तरफ तान दिए जैसे वो उसकी खाल नोच लेना चाहती हो। कोलो वापस बेडरूम में गया। जब वह लौटा तो उसके हाथ में उसकी बेल्ट थी जिसे उसने मुड़कर पकड़ रखा था। साफ कर, वो हिंसक स्वर में बोला। कोनी अपनी जगह से बिल्कुल नहीं हिली। कोलो ने बेल्ट का एक प्रहार उसके नितंब पर किया। वह पीछे को हटी और उसने एक दराज खोलकर उसमें से डबल रोटी काटने वाला चाकू निकाल लिया। उसने चाकू कोलो की ओर तान दिया। कोलो हंसा, तो कोलोन के परिवार की औरतें भी खूनी हैं। उसने बेल्ट किचन टेबल पर रखी और उसकी तरफ बढ़ा। कोनी ने चाकू का वार उस पर करना चाहा, लेकिन पेट में 7 मास का गर्भ होने के कारण वह अधिक फुर्ती न दिखा पाई। कोलो ने बड़ी सरलता से वार बचाया और उसके हाथ से चाकू छीन लिया। फिर उसने बहुत संतोषजनक ढंग से घूंसे थप्पड़ों की बरसात शुरू कर दी। कोनी उसके प्रहारों से बचने की कोशिश में बेडरूम तक पहुंच गई। उसने कोलो के हाथ पर काट खाने की कोशिश की। कोलो ने उसे बालों से पकड़कर उसका सिर ऊंचा उठाया। उसने उसके चेहरे पर तब तक थप्पड़ जमाए जब तक कि वो बच्चों की तरह रोने बिलखने लगी। फिर उसने बहुत घृणा भरे ढंग से उसे पलंग पर धकेल दिया। तब तक उसे बहुत नशा हो रहा था और उसकी आंखों में भयानक चमक देखकर कोनी अब सचमुच डर गई थी। कोलो ने बोतल में से विस्की का एक घूंट भरा।
उसने हाथ बढ़ाकर शर्म से डूबी हुई कोनी की एक जांघ में इतनी जोर से चुटकी भरी कि वो छोड़ देने के लिए माफी मांगने लगी। साली सुअर की तरह फूल रही है, वो वितृष्णापूर्ण स्वर में बोला और बेडरूम से बाहर निकल गया। पूरी तरह से भयभीत और अपमानित कोनी बिस्तर पर पड़ी रही। उठकर देखने का भी उसका साहस नहीं हो रहा था कि उस पति बगल के कमरे में क्या कर रहा था। अंत में वह उठी और उसने दरवाजे के पीछे से कमरे में झांका। कॉलो ने विस्की की नई बोतल खोल ली थी और वह अब सोफे पर लेटा पड़ा था और थोड़ी देर में वह नशे में डूब जाएगा। तब वह चुपचाप किचन में जाकर अपने घरवालों को लॉन्ग बीच फोन कर सकेगी। वह अपनी माँ को कहेगी कि कोई आकर उसे वहां से ले जाए। लेकिन भगवान न करे सोनी फोन न सुन ले। वह टॉम हेगन से या अपनी माँ से बात करना चाहती थी। रात के लगभग 10 बजे डॉन कॉलोन के घर के किचन में लगा फोन बजा। डॉन के एक अंगरक्षक ने रिसीवर उठाया और कोनी की मां को दे दिया। लेकिन मां के कुछ समझ में नहीं आया कि पागल सी उसकी बेटी क्या कहने की कोशिश कर रही है। आवाज करेलो न सुन ले, इसलिए वह बुदा बुदाकर बोल रही थी। उसका चेहरा इस बुरी तरह सूज गया था कि वह ठीक से बोल ही नहीं सकी। मिसेस कार्लोन ने अंगरक्षक को सोनी को बुलाकर लाने का आदेश दिया। सोनी ने किचन से आकर माँ के हाथ से फोन ले लिया। बोल कोनी, क्या है? उसने पूछा। सोनी को फोन पर पाकर कोनी और भी भयभीत हो गई। अब उसके लिए ठीक से बोल पाना और भी मुश्किल हो गया। वह हकलाई सी बोली, सोनी, मुझे घर मंगवाने के लिए एक कार भेज दे, बात कुछ नहीं है। इसलिए तुम नहीं आना, टॉम को भेज देना प्लीज। सोनी, मैं कह रही हूँ कि बात कुछ नहीं है, मैं सिर्फ घर आना चाहती है। तब तक हेगन भी वहां आ गया था। डॉन तब तक ऊपर के बेडरूम में जाकर सो चुका था और हेगन हर नाजुक स्थिति में सोनी पर निगाह रखना चाहता था। उस वक्त किचन में 2 अंगरक्षक भी थे और हर किसी की निगाह फोन सुनते ही सोनी पर टिकी हुई थी। सबने सोनी का चेहरा क्रोध से लाल होता साफ देखा। उसकी गर्दन की नसें तन गईं, जबड़े कस गए और आंखों से आग बरसने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ज्वालामुखी फूटने की तैयारी कर रहा था, लेकिन उसकी आवाज ने तब भी अपना संतुलन नहीं खोया था। तू ठहर, तू वहीं ठहर। उसने फोन रख दिया। कुछ क्षण वह निस्तब्ध खड़ा रहा और फिर बोला, हरामजादा, कुत्ते का पिल्ला। वह घर से बाहर की ओर दौड़ पड़ा। हेगन सोनी की वह हालत देखते ही समझ गया कि गुस्से ने उसे पागल बना डाला था। उस समय सोनी कुछ भी कर सकता था। हेगन जानता था कि नगर तक की लंबी यात्रा उसके मस्तिष्क को शांत कर देगी और उस समय उसको खोया हुआ मस्तिष्क संतुलन फिर लौट आएगा। लेकिन हो सकता था तब वह और भी खतरनाक हो उठे। हेगन को कार के इंजन के स्टार्ट की आवाज आई तो उसने दोनों अंगरक्षकों को आदेश दिया, इसके पीछे जाओ। फिर वह फोन के पास पहुंचा और उसने कुछ जगह फोन किए। उसने शहर में रहते सोनी के दल के कुछ आमियों को कहा कि वे तुरंत कॉलो रिजी के फ्लैट पर पहुंचे, वे कॉलो को वहां से भगा दें और स्वयं सोनी के वहां पहुंचने तक कोनी के पास ठहरें। ऐसा प्रबंध उसने भयभीत होकर किया था कि सोनी कहीं गवाहों की मौजूदगी में कॉलो का खून न कर दे। वह दुश्मन से किसी लफड़े की आशा नहीं कर रहा था। 5 परिवार उन दिनों चुपचाप बैठे थे। जब तक सोनी अपनी व्यूक पर माल से बाहर निकला तब तक वो काफी सीमा तक अपने आप पर नियंत्रण पा चुका था। उसने 2 अंगरक्षकों को कार में सवार होकर अपने पीछे आते देखा और उसे यह बात अच्छी लगी थी। वह किसी खतरे की आशा नहीं कर रहा था क्योंकि 5 परिवारों ने प्रति उत्तर में क्रमण बंद कर दिए थे। कार में एक पन मौजूद थी, हालांकि उसके इस्तेमाल की जरूरत पड़ने की आशा नहीं थी। अभान तो वह ये निर्णय नहीं कर पाया था कि कॉक्लो रिजी के साथ उसने कैसा व्यवहार करना था। जब उसे सोचने का मौका मिला तो उसने अनुभव किया कि वह अपनी बहन को विधवा नहीं बना सकता था। वो एक बच्चे के पैदा होने से पहले ही उसे अनाथ नहीं बना सकता था। और अब भी एक घरेलू झगड़े के कारण, लेकिन बात सिर्फ झगड़े की नहीं थी। कॉलो एक बूढ़ा आदमी था और सोनी को अफसोस था कि उसकी बहन उसके माध्यम से उस हरामजादे से मिली थी। सोनी ने तूफानी स्वभाव की यह एक विशेषता थी कि वो कभी किसी औरत पर हाथ नहीं उठा सकता था। ऐसा उसने कभी नहीं किया था, न ही वह किसी बच्चे या असहाय पर हाथ उठा सकता था। उस दिन जब कॉलो ने मार के
बदले में उससे लड़ने से इनकार कर दिया तो उसी बात ने सोनी के हाथों से उसकी जान जाने से बचाई थी। समर्पण कर चुके व्यक्ति पर वह मौत बनकर नहीं टूट सकता था। लेकिन इस बार वह कोई आखिरी फैसला कर लेना चाहता था, सोनी ने सोचा। व्यूक जोन्स बीच काजवे की तरफ बढ़ रही थी। बाहर जाने के लिए वह हमेशा उसी रास्ते के इस्तेमाल करता था। उस रास्ते पर अक्सर दूसरे रास्तों की अपेक्षा कम ट्रैफिक होता था। उसने फैसला किया कि वह कोनी को अंगरक्षकों के साथ घर भेज देगा और फिर खुद उस हरामजादे बहनोई की अच्छी खबर लेगा। और कुछ नहीं तो उसकी एक टांग ही तोड़ देगा। लेकिन काजवे की ठंडी हवा उसके क्रोध को धीरे धीरे कम रही थी। हवा का आनंद लेने के लिए उसने कार की खिड़की पूरी खोल दी थी। रात के उस समय जोन्स बीच काजवे सुनसान पड़ा होता था, जिसके कारण पुल पार जाने तक तो गाड़ी मनमानी गति से चला सकता था। अभी भी वह गाड़ी इतनी तेज चला रहा था कि उसके अंगरक्षकों की कारें उससे बहुत पीछे रह गई थीं। काजवे पर रोशनी पर्याप्त नहीं थी और सारे पुल पर वाहन कोई भी नहीं था। आगे उसे पुल के किनारे पर टोल बूथ दिखाई दे रहा था। वैसे बूथ वहां और भी थे, लेकिन उन सब में दिन में ही होता था जबकि वहां से भारी ट्रैफिक गुजरता था। सोनी ने कार की ब्रेक दबानी आरंभ कर दी और साथ ही टोल बूथ पर देने के लिए किसी किस्म की तलाश में अपनी जेबें टटोलनी आरंभ कर दो। कोई सिक्का बरामद न हुआ। उसने अपना बटुआ निकाला, एक हाथ से उसे खोला और उसमें से एक का नोट बाहर खींचा। वह बूथ की रोशनी के दायरे में पहुंचा तो ये देखकर वह तनिक हैरान हुए बिना न रह सका कि बूथ के बराबर में उसके सामने उसका रास्ता रोककर एक कार खड़ी थी। उस कार का ड्राइवर बूथ में मौजूद कर्मचारी से शायद कोई रास्ता वगैरह पूछा रहा था। सोनी ने हॉर्न बजाया तो अगली कार फौरन आगे सरक गई ताकि बूथ के सामने उसकी जगह सोनी की कार ले सकती। सोनी ने कर्मचारी को $1 का एक नोट दिया और बाकी पैसे वापस मिलने की प्रतीक्षा करने लगा। अब वो कार की खिड़की बंद कर लेने को उतावला हो रहा था। समुद्री हवा ने सारी कार को बर्फ की तरह ठंडा कर दिया था। लेकिन कर्मचारी अभी रेजगारी के चक्कर में फंसा हुआ था। फिर उस मूर्ख ने सोनी को रेजगारी देते समय उसे अपनी उंगलियों से नीचे गिरा दिया। उस क्षण सोनी ने देखा कि दूसरी कार अब तक आगे नहीं बढ़ी थी, बल्कि वह अभी भी उसका रास्ता रोके उससे थोड़ी दूरी पर खड़ी थी। उसी क्षण दाईं ओर के खाली टोल बूथ में किसी आदमी के होने का आभास मिला। लेकिन इससे पहले कि वह उसके बारे में सोच पाता, सामने कार के 2 मी बाहर निकले और उसकी तरफ बढ़े। खरीज उठाने वाला कर्मचारी अभी भी दोबारा दिखाई नहीं दिया था। उस नाजुक क्षण में, अभी कुछ भी होने से पहले सोनी समझ गया कि उसकी जान जा चुकी थी। फिर भी किसी अज्ञात आशंका से प्रेरित होकर उसने अपने विशाल शरीर को कार के दरवाजे से टकराया। कार के दरवाजे का ताला टूट गया और वह बाहर जा गिरा। तभी दाईं ओर के अंधेरे बूथ में मौजूद आदमी ने गोलियां बरसानी शुरू कर दीं। कार से बाहर गिरते सोनी की गर्दन और सिर से वे गोलियां टकराईं। कार से निकले दोनों आदमियों ने भी उसकी तरफ हथियार ताने हुए थे। बूथ वाले ने गोलियां बरसानी बंद कर दीं। तब सोनी का शरीर सड़क पर पड़ा था। उन दोनों आदमियों ने भी सोनी के शरीर पर गोलियां दागों और फिर उसके चेहरे पर भारी बूटों की ठोकरें मारी। अगले ही क्षण वे चारों आदमी, 3 हत्यारे तथा चौथा नकली टोल कर्मचारी कार में सवार होकर वहां से भाग चुके थे। उसका पीछा रास्ते में सोनी की कार फंसी होने की वजह से नहीं हो सकता था। लेकिन जब उसके अंगरक्षकों की कार पहुंची और उन्होंने वहां के दृश्य देखा तो उन्होंने हत्यारों की कार के पीछे जाने की कोशिश तक न की। फिर पास के ही एक पब्लिक फोन से उनमें से एक ने हेगन को फोन किया। उसने संक्षेप में कहा, सोनी मर गया है। जोन्स बीच नाले पर उसकी हत्या हो गई है। हेगन की आवाज एकदम शांत थी। ओ के वह बोला, क्लेमेंडा के घर चले जाओ और उसे फौरन यहाँ आने के लिए कहो। तुम्हें निर्देश वही देगा। हेगन ने यही कॉल किचन में सुनी थी, जहाँ की अपनी बेटी आने की तैयारी में मिसेज कार्लोन कुछ खाने पीने का सामान तैयार कर रही थी। हेगन ने अपने व्यवहार में कोई अंतर न आने दिया। वह पूरी तरह से शांत रहा ताकि कम से कम उसके चेहरे को देखकर मिसेज कार्लोन को ये पता न चले कि कोई भूकंप आ चुका है। हेगन चोरों की तरह कोने वाले कमरे में पहुंचा। वहां पहुंचते ही वो बुरी तरह से कांपने लगा कि उसे अपने पैरों पर खड़ा रहना मुश्किल लगने लगा।
वो एक कुर्सी पर पसर गया। उसने अपने घुटने जोड़ दिए और उनमें अपने हाथ फंसा दिए। अब वो अनुभव कर रहा था कि युद्ध के लिए वो योग्य महामंत्री नहीं था। वह दुश्मनों के दब्बूपन से बेवकूफ बन गया था। उनकी खामोशी एक चाल थी, यह बात उसकी समझ में पहले आनी चाहिए थी। वे लोहार की एक ऐसी चोट करने के लिए चुपचाप तैयारी करते रहे थे और उसको उनकी तैयारी की भनक भी नहीं लगी थी। भूतपूर्व महामंत्री गैंको अबांदांदो इतनी सरलता से बेवकूफ न बना गया होता। वह फौरन शत्रुओं की नीयत जान गया होता और तिगुना सावधान हो गया होता, और फिर हेगन दुखी तो था ही। आखिर सोनी उसके भाई जैसा था। बचपन में वह उसका रक्षक था, उसका हीरो था। वह हमेशा उसके साथ प्यार और सहानुभूति का व्यवहार करता था। जब सोलोजो ने उसे रिहा किया था तो कैसे उसने उसे अपनी बाहों में भर लिया था और कितना खुश हुआ था ये देखकर कि हेगन सही समझता था। वह अगर एक क्रूर व्यक्ति था तो उसका शिकार उसने कभी हेगन को नहीं बनाया था। किचन से हेगन इसलिए निकल आया था क्योंकि वह जानता था कि वह मिसेज कार्लोन को उनके बेटे की मौत की सूचना देने का साहस नहीं कर सकता था। जैसे वह डॉन को अपना पिता और सोनी को अपना भाई मानता था, वैसे उसने मिसेज कार्लोन को मां की तरह कभी नहीं समझा था। मिसेज कार्लोन के लिए उसके मन में श्रद्धा थी जो कि उसके मन में माइकेल या फ्रेडी या कोनी के लिए थी। लेकिन फिर भी वह बुरा समाचार उसे नहीं सुना सकता था। कुछ ही महीनों में वह प्रौढ़ा अपने तीनों बेटों से बिछुड़ गई थी। फ्रेडी को नेवादा का बनवास मिला हुआ था, माइकेल सिसिली में छुपा हुआ था और अब सोनी मारा गया था। कुछ मिनटों के बाद हेगन ने अपने आप को काबू में किया और फोन उठाया। उसने कोनी को नंबर मिलाया। कितनी देर घंटी बजते रहने के बाद कोनी ने फोन उठाया और फुसफुसाती हुई बोली। हेमन ने धीमे से बोला, कोनी, टॉम बोल रहा हूँ, अपने पति को उठाओ और मेरी उससे बात कराओ। कोनी धीमी, भयभीत आवाज में बोली, टॉम, सोनी यहाँ आ रहा है। नहीं, हेगन बोला, सोनी वहाँ नहीं आ रहा है। अब तुम उसकी चिंता छोड़ो। कॉलो को उठाओ और उसे बताओ कि मैंने उससे बहुत जरूरी बातें करनी है। कोनी रुआंसे स्वर में बोली, टॉम, उसने मुझे बहुत मारा। अगर उसे पता लग गया कि मैंने घर फोन किया था तो वह मुझे फिर मारेगा। वह ऐसा नहीं करेगा। टॉम धीरे से बोला, मेरी उसे बात कराओ, मैं उसे सीधा कर दूंगा। उसे कहो उसका फोन पर आना अति आवश्यक है। 5 मिनट गुजर जाने के बाद कहीं कॉलो फोन पर आया। उसकी आवाज नींद और शराब में डूबी हुई थी। हेगन तीखे स्वर में बोला तो वह चौकन्ना हो गया। कॉलो, वह बोला, मैं तुम्हें बहुत खौफनाक खबर सुनाने जा रहा हूँ। इसलिए तैयार हो जाओ ताकि बात सुनने के बाद जो सवाल मैं तुमसे पूछे उसका उत्तर तुम सरल भाव से दे सको। मैंने कोनी को कहा था कि बात जरूरी थी, इसलिए कोई जरूरी लगने वाली बात तुम्हें उसे बतानी होगी। उसे कहना कि परिवार ने निर्णय किया है कि तुम्हें माल पर घर दिया जाए और तुम्हें कोई बड़ा काम दिया जाए। कहना कि डॉन तुम्हें तरक्की करने का मौका देना चाहता है ताकि तुम्हारे घरेलू हालात ठीक हो सकें। समझ गए? अच्छा, कॉलो आशापूर्ण स्वर में बोला। थोड़ी देर बाद मेरे 2 आदमी तुम्हारे वहां पहुंचेंगे जो तुम्हें साथ ले जाने के लिए आए होंगे। उन्हें कहना कि पहले फोन पर मुझसे बात करें। बस यही कहना और कुछ मत कहना, मैं उन्हें सब कुछ समझा दूंगा। के हाँ, मैं समझ गया, कॉलो बोला। उसका स्वर उत्तेजित हो उठा था। तब हेगन ने उसे खबर सुनाई, आज राज उन लोगों ने सोनी को मार डाला है। कुछ कहना नहीं। जब तुम सोए पड़े थे तो कोनी ने उसे फोन किया था और मौत के पहले वह तुम्हारी तरफ ही आ रहा था। लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोनी को अभी यह बात मालूम हो। अब अगर उसे यह बात मालूम होगी तो वह समझेगा कि सारी गलती उसी की थी। आज रात तुमने उसके पास ही रहना है, लेकिन उसे बताना कुछ नहीं है। और उससे संधि कर लो और एक अच्छा पति बनकर दिखाओ। और जब तक उसके बच्चा ना हो जाए उस समय तक तुमने अपना व्यवहार ऐसा ही रखना है। कल सुबह कोई तुम या डॉन या उसकी माँ कोई भी उसे बता देगा कि उसका भाई मारा गया है। तब तुमने उसके पास होना है। इतनी मेहरबानी तुम मुझ पर करो। आने वाले वक्त में मैं तुम्हें बहुत बड़ा सिला दिलवाऊंगा। समझ गए मेरी बात? करिलो की आवाज कांप रही थी। हाँ, समझा, खूब समझा।
तुम्हारी मेरी तो हमेशा ही अच्छी पटती रही है टॉम। मैं तुम्हारा धन्यवाद दूं। अब कोनी को संभालो। कोनी से तुम्हारी लड़ाई के कारण ये सब हुआ है, लेकिन विश्वास रखो कोई तुम्हें दोष नहीं देगा। फिर उसने लाइन काट दी। डॉन से उसने यही सबक लिया था कि कभी किसी को धमकी न दो, लेकिन कॉलो को धमकी मिल गई थी। वह जान गया था कि मौत से उसकी बाल बराबर ही दूरी थी। दूसरी कॉल हेगन ने टेसियो को की और उसे तुरंत माल पर पहुंचने का आदेश दिया। बुलाने का कारण उसने टेसियो को नहीं बताया और न टेसियो ने पूछा। हेगन ने एक आह भरी। अब उस काम की बारी थी जिससे उसे घबराहट हो रही थी। अब उसने डॉन को सोते से जगाया था। जिस आदमी से उसे सबसे ज्यादा प्यार था, उसको उसने बताया था कि वह अपनी जिम्मेदारी में असफल हो गया था। वो उसकी बादशाहत और उसके सबसे बड़े बेटे की सुरक्षा करने में पूरी तरह असफल रहा था। उसने डॉन को बताया था कि अगर उसने अपनी बीमारी में बिस्तर से उठकर स्वयं युद्ध में भाग न लिया तो सब कुछ हारा जा चुका होगा। अब सामने खड़ी भारी पराजय को केवल डॉन ही जीत में बदल सकता था। अब उसने या तो युद्ध का संचालन अपने हाथ में लेना था या हेगन को कहना था कि कॉलोन परिवार की सारी शक्तियों को 5 परिवारों के कदमों में डालकर सब कुछ छोड़ दे। आशंका से परिचित होते हुए भी हेगन को आने वाले समय का बहुत भय था, लेकिन वह जानता था कि क्योंकि वह डॉन का महामंत्री है इसलिए वह सूचना उसी ने डॉन को देनी थी, अपने विश्लेषण के साथ देनी थी कि इस विकृत परिस्थिति को कैसे सुधारा जा सकता था। उसके बाद वह ये फैसला कर पाएगा कि उसने क्या करना था। मगर डॉन चाहता कि वह प्रायश्चित करे तो वह प्रायश्चित करता, मगर वह कहता है कि वह अनुभव करे कि वह अपराधी है तो वह अपने को सचमुच अपराधी मान लेता। कारों की आवाज सुनकर हेगन ने अपना सिर उठाया। कारें माल पर पहुंच रही थीं। सेनापति आ रहे थे। पहले वह उनको निर्देश देगा और फिर जाकर डॉन को जगाएगा। ये सोचकर वह उठा। उसने एक अलमारी में से एक गिलास और एक बोतल निकाली। वह इतना आनंदित था कि बोतल में से गिलास में विस्की डालने में स्वयं को योग्य नहीं पा रहा था। उसे अपने पीछे कमरे का दरवाजा धीरे बंद होने की आवाज आई। उसने घूमकर देखा तो अपने सामने डॉन को खंगा पाया। जब से उसे गोली लगी थी तब से वह पहला अवसर था जब उसने डॉन कार्लोच को देखा था। डॉन कमरा पार करके अपनी विशाल कुर्सी के पास पहुंचा और उस पर बैठ गया। उसका चेहरा गंभीर था, उसका वही पुनराना व्यक्तित्व स्पष्ट हो रहा था और वह कुर्सी पर अकड़कर बैठा था। वह हेगन से बोला, मुझे थोड़ी एनिसेट दो। हेगन ने हाथ की बोतल वापस रख दी थी और उसकी जगह एनिसेट की बोतल निकाल ली। उसने अपने और डॉन दोनों के लिए पैगा तैयार किए। नींद के हवाले होने से पहले मेरी पत्नी रो रही थी। डॉन कार्लोन बोला, अपनी खिड़की में से मैंने सेनापतियों को यहाँ पहुँचते देखा था जबकि आधी रात हो चुकी थी। इसलिए मेरे महामंत्री, जो बात हर कोई जानता है वो तुम्हें मुझे भी बतानी चाहिए। हेगन ने धीरे से कहा, मैंने मामा को कुछ नहीं बताया था। मैं आपको जगाने आने ही वाला था ताकि मैं स्वयं आपको समाचार सुना पाता। ऐसा समाचार जिसे सुनाने से पहले तुम्हें हविस्की की जरूरत थी। हाँ, अब हविस्की पी चुके हो। अब बताओ। हेगन की उस कमजोरी के प्रति उसके स्वर में घृणा का भाव था। उन्होंने काजवे पर सोनी को गोलियों से भून दिया है। वो मर चुका है। हेगन एक सांस में कह गया। डॉन कार्लोन ने पलकें झपकाईं। एक क्षण के लिए हेगन ने उसके चेहरे का रंग बदलते देखा, लेकिन वह जल्दी ही समझ गया। उसने सीधे हेगन की आंखों में देखा। जो हुआ है सब बताओ। फिर उसने एक हाथ उठाकर उसे टोका, नहीं मम्मी ठहरो। टेसियो और क्लेमेंजा को भी आने दो ताकि बात तुम्हें 2 बार न कहनी पड़े। और कुछ क्षणों बाद दोनों सेनापति वहां पहुंच गए। डॉन पर निगाह पड़ते ही वे समझ गए कि अपने बेटे की मौत की उसे खबर थी, क्योंकि उसने उठकर अपने दोनों सेनापतियों का स्वागत किया। वे उससे इस तरह गले मिले जैसे उसके बहुत पुराने साथियों को ही मिलने की इजाजत थी। हेगन ने उस रात की कहानी सुनाने से पहले सबको जाम पेश किए। सारी कहानी सुनने के बाद डॉन ने केवल प्रश्न किया, इस बात का प्रमाण है कि मेघ बेटा मर चुका है? हो, उसके अंगरक्षक सांतिनो के टोले के थे, लेकिन मेरे चुने हुए थे। जब वो घर आए थे तो मैंने उनसे अच्छी तरह से सब कुछ पूछा था।
उन्होंने नाके के कबिन की रोशनी में उसकी लाश देखी थी। वे अपनी जान के साथ इस बात का प्रमाण देते हैं कि सोनी मर चुका है। क्लेमेंजा ने उत्तर दिया। टॉन ने खामोशी से वह आखिरी फैसला स्वीकार कर लिया। फिर वह बीती हुआ है, आप में से किसी ने उसकी चिंता नहीं करनी है। किसी ने प्रतिशोध ले कम नहीं उठाना है, किसी ने मेरे बेटे के हत्यारों को ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। मेरी इच्छा के बिना अब पोचों परिवारों के साथ कोई युद्ध नहीं होगा। जब तक मेरे बेटे का अंतिम संस्कार नहीं हो जाता तब तक हमारे परिवार के सारे व्यवसाय बंद कर दिए जाएं। उसके बाद हम यहीं एकत्र होंगे और विचार करेंगे कि हमें क्या करना है। आज रात हमें सांतिनो के लिए जो कर सकते हैं करेंगे। हमें एक क्रिश्चियन की तरह उसका अंतिम संस्कार करना है। मैं पुलिस और अन्य अधिकारियों से बात करने के लिए अपने मित्रों को कहूँगा। क्लेमेंजा, तुम मेरे अंगरक्षक के तौर पर मेरे साथ रहोगे, तुम भी और तुम्हारे दल के आदमी भी। टेसियो, परिवार के अन्य सदस्यों की सुरक्षा का उत्तरदायित्व तुम पर है। टॉम, तुम अमेरिगो बोनासेरा को फ़ोन करो और उसे कहो कि आज रात किसी समय मुझे उसकी सेवाओं की ज़रूरत पड़ेगी। उसे कहो कि वह अपने ऑफिस में मेरी प्रतीक्षा करे। मुझे वहां पहुंचने में 1 घंटा लग सकता है, 2 घंटे लग सकते हैं, 3 घंटे भी लग सकते हैं। सब लोग सब कुछ समझ गए। तीनों ने हामी भरी। डॉन कार्लोन बोला, क्लेमेंजा, कुछ आदमी और कारें जमा करो और मेरी प्रतीक्षा करो। मैं कुछ मिनटों में तैयार हो जाऊंगा। टॉम, तुमने ठीक काम किया है। मैं चाहता हूं कि कल सुबह कोनी अपनी मां के पास हो। उसका और उसके पति का माल पर ही रहने का प्रबंध कर दो। अपनी पत्नी की सहेलियों को कहो कि वो कोनी के घर में उसके पास रहने दो लिए चली जाएं। मैं अपनी पत्नी से बात कर लूं, उसके बाद वह भी वहीं चली जाएगी। मेरी पत्नी कोनी को हमारी बदकिस्मती की कहानी सुना देगी। फिर सब स्त्रियां चर्च में जाकर दिवंगत की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें। डॉन अपनी कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। सभी लोग उसके साथ उठे। टेसियो और क्लेमेंजा फिर डॉन के साथ गले मिले। हेगन ने डॉन के लिए दरवाजा खोला। डॉन उसे देखने के लिए एक क्षण को रुका। फिर डॉन ने उसे अपनी बाहों में कस लिया और इटालियन में कहा, तुम बड़े अच्छे बेटे साबित हुए हो। तुमने मुझे बहुत संतुष्ट किया है। उसने हेगन को कहा कि उस विशेष स्थिति में उचित ढंग से काम किया था। फिर डॉन अपनी पत्नी से बात करने के लिए अपने बेडरूम में चला गया। उस समय हेगन ने अमेरिगो बोनासेरा को फ़ोन किया था और उसे कहा था कि कोलोन परिवार के जो उस पर एहसान थे, उसका बदला चुकाने का समय आ गया था।